चलो आगे चैप्टर 4 वही कंटिन्यू करेंगे, और आगे के वीडियो बाकी है ना तो देख लेना सभी एक बार तो, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था, थ्योरी कंप्लीट की और एग्जाम्पल भी देख लिए हमने, इंटेक्स क्वेश्चन भी देख लिए, तो ध्यान से पढ़ना ओके, और वीडियो कंपलसरी देख लेना तो रिवीजन आसानी से हो जाएगा। चलो उसके बाद आज नए टॉपिक पर आते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स समझ रहे हैं, यहाँ पर बस बातें बाद में कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहा है और चैप्टर का हार्ट है, मान लो ये। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ROR। आगे वाले क्लास में भी देखा हमने फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे बोलो, 4 फैक्टर्स थे। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हम कितना ले रहे हैं। दूसरा उसी से रिलेटेड है प्रेशर, थर्ड नंबर टेम्परेचर, एंड 4 नंबर पर कैटालिस्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रेशर ले लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। सिंपल सा एक ही वर्ड याद रखना, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे, मान लो एक वेसल के अंदर है ना, हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होगा, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे और केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ले रहा हूँ रिएक्टेंट्स का, तो कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आसानी से टकराने लगेंगे, तो मॉलिक्यूल आसानी से फटाफट टकराने लगेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो मैं रिएक्टेंट्स का इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो क्या होना है, रेट ऑफ रिएक्शन भी अपना बढ़ जाना है। तो प्रेशर अगर गैसियस फॉर्म में ले रहा हूँ, तो गैसियस फॉर्म में हम क्या डिसाइड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं प्रेशर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेसल में प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यही 2 टॉपिक से, मतलब यही टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है पूरा। एक पूरा टॉपिक ये पढ़ना है हमें, दूसरा एक टॉपिक ये, और तीसरा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करेगा रिएक्शन पर, उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक सिंपल सा वर्ड क्लियर ना, अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर, तो कितना इंक्रीज होगा यही चीज़ देखनी हमें। अब मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी एग्जाम्पल है ना, इसी थ्योरी से रिलेटेड है। चलो सबसे पहले एक चीज़ पढ़ रहे हैं, रेट लॉ। चलो रेट लॉ क्या है वो समझना है, और बहुत सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल मान लो एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, ए और बी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं CND। एक कॉमन रिएक्शन लिख रहा हूँ XYZ, ए रिएक्टेंट्स बी रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके CND प्रोडक्ट बना रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री होगी ना कुछ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए की स्टोइकियोमेट्री ए, बी की बी, सी के लिए सी और डी के लिए डी। अब इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के टर्म्स में और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखना, वो तो लास्ट क्लास में देख लिया हमने। रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखते थे। लेकिन यहाँ पर अब पढ़ना क्या है वो समझना। ये रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स ए एंड बी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, अगर मैं ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, और कितनी इंक्रीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है।
स्टार्टिंग में एक और बी का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, मान लो 10-10 मोल ले लेते हैं दोनों के, 10-10 मोल ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, ए को मैंने 20 कर दिया, बी 10 ही रख रहा हूँ। अब उसके बाद देख रहा हूँ कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी और कितनी इंक्रीज हुई। उसी तरह मान लो मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन 10 का 10 रखा, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दिया। फिर उसके बाद चेक करूँगा तो क्या बी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर अल्टीमेट हमें समझना क्या है कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, डबल करूँ, 3 टाइम्स करूँ, 4 टाइम्स करूँ, तो सामने रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ रहा है। सिंपल से एग्जांपल वही है, कार लेकर निकले हम, एक स्पीड से जा रहे हैं 50 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड अपनी अगर मैंने स्पीड डबल कर दी तो स्पीड बढ़ गई ना, रेट अपना क्या होगा, उस वक्त ट्रैवल का रेट बढ़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ना है, वो स्पीड और वो फिजिकल क्वांटिटी से, ये केमिकल क्वांटिटी से, केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना है हमें। चलो एज एग्जांपल अब मान लो यहाँ पर मुझे रेट लो लिखना है। अब किसी भी मान लो ये रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले रेट लो लिखना जरूरी होगा। कोई भी एग्जांपल सॉल्व करें, रेट लो लिखना है। अब रेट लो कैसे लिखेंगे, तो याद करो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक का पावर x। मैंने a नहीं लिखा, ध्यान रखना, वो x क्या है आगे समझा रहा हूँ। उसी तरह b के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ना, ये समझना। और उसके लिए मैं y लिख लेता हूँ पावर। रेट ऑफ रिएक्शन a एंड b के कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि यस, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ेगा वो भी देखना है ना हमें। तो यहाँ पर a के लिए मैंने पावर क्या लिखा x, और b के लिए पावर क्या लिखा मैंने y। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये x एंड y स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। और जितने भी एग्जाम्पल है ना, मोस्ट ऑफ वो सारे एग्जाम्पल ये दो टर्म्स के अंदर छुपे हुए हैं। इवन रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ने वाला है, अगर मुझे ये जानना है ना, तो अगर मान लो जिसको ये x और y के बारे में समझ में आ गया ना, उसके लिए आसान है। तो सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, ये x और y के अंदर। एक एग्जांपल दूंगा मैं, बाद में आसानी से समझ जाएंगे हम। चलो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर हम। तो क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर k, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पावर x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b पावर 1। तो ये फॉर्म में अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट लो बोलेंगे। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कौन से फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान रखो बस, रेट ऑफ रिएक्शन में कौन से टर्म्स में लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और उसके पावर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो वही क्या है, अपना रेट लो है। तो रेट लो कैसे लिखेंगे, क्लियर है ना। चलो यहाँ पर के कौन है, रेट कांस्टेंट। चलो यहाँ पर बस अरे बातें कर रहे हो तुम पीछे। चलो के कौन है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। चलो x एंड y क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो x एंड y चीज़ है ना, उसकी वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है या तो नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री जो है वही x की वैल्यू है, नो। x एंड y की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब थियोरेटिकली हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा वो चेक करना है और ये पावर निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाल सकते हैं हम ये। तो x एंड y क्या होगा, x एंड y इसकी वैल्यू डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। तो वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वैल्यू डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। अबे बस यार, तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड कर रही है, साफ दिमाग में फिट कर लो पहले। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है
कि x और y की वैल्यू निकाल दो, तुम्हें आंसर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, और नीट और JEE से रिलेटेड MCQ है इसमें। चलो नेक्स्ट आगे, x और y की वैल्यू क्या हो सकती है? चलो अब बात मत करना, क्लास में बोलूँ फिर चालू क्लास में बोल दूँ नाम लेकर? पीछे तुम तीनों है ना, बात मत करना वरना है ना ये जो बोल रहा हूँ वो पेरेंट्स तक जाएगा, फिर इतना ही कट करके है ना पेरेंट्स को भेजूंगा। देखो बातें कर रही है। चलो यहाँ पर अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो एक्स एंड वाई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इवन इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, समझना। इवन फ्रैक्शन वैल्यू भी है इसकी, मतलब 1/2, 1/3, 2/3, इवन नेगेटिव भी हो सकती है। इवन नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू। वो तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग वैल्यू है, और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज होती है। नहीं, वही तो फाइंड करनी है हमें फाइंड ही एक्स एंड वाई करना है, याद रखना। रिएक्शन में मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एंड वाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसे फाइंड करना होता है हमें। डेटा गिवन होंगे कि यस रिएक्शन में इतना इतना हो रहा है चेंज, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? बहुत सिंपल है, बिना कैलकुलेशन हम डायरेक्टली है ना प्रेडिक्ट कर लेंगे आंसर। तो चलो नेक्स्ट आगे, बस अब इतनी भी बातें मत कर तू। चलो उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो समझना। अरे क्लास चालू है और तुम है ना दूसरी डिमांड कर रहे हो। चलो बस अशरफ अब बोलना मत कुछ भी, अब स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, सीरियस, चुपचाप रहना। नुमान बस अब बात मत करना। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो? तो यहाँ पर आ जाओ, जो पावर है ना एक्स एंड वाई, या रेट लो के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा उसका सम कर दो, तो तुम्हें क्या मिलना है? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इट इज़ अ पावर सम ऑफ पावर ऑफ एक्स प्लस वाई, पावर ऑफ रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लो। तो रेट लो के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसमें जो पावर है ना उसका सम करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा, मतलब x प्लस वाई लिख लो ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है वो? चलो अब n की वैल्यू तो मैंने बता दी तुम्हें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है वो? तो यस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लो। और एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, याद रखना। ये एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड करेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो एज एग्जांपल मान लो अगर एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो इसे बोलेंगे हम 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलना है इसे में? 0 ऑर्डर रिएक्शन। 4 मार्क्स की शॉर्ट नोट। उसके बाद अगर मान लो एन की वैल्यू 1 आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एन की वैल्यू 2 आ रही है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और 2 थ्योरी यहाँ पर गिवन है 4 मार्क्स के लिए, ये और ये। इवन सारे एग्जाम्पल इसी के एक्सरसाइज के 50% से ज़्यादा एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो पहले तो सिंपल सा समझो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, कैसे डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द पावर ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लो, वही क्या है?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जीरो या फ्रैक्शन या कोई भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, तो ऐसे एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी डिटेल में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाने के लिए। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, एज एग्जांपल मान लो एक रिएक्टेंट है R और सामने बन रही है प्रोडक्ट P। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने स्टार्टिंग में लिया था मान लो 10, तो 10 मिनट के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो कितना, 10 मिनट उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन अब 10 था ना पहले, अब 20 कर रहा हूँ मैं, मतलब डबल किया, 20 करके चेक कर रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया अपना। तो मैं सामने मेज़र कर पा रहा हूँ कि ये डबल करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, नो, मतलब इंडिपेंडेंट है ना वो। तो ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑर्डर मतलब क्या है कि वो कितना बढ़ रहा है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर रहा हूँ तो क्या ये डबल हो रहा है। अगर मान लो ये डबल करने पर, रिएक्टेंट डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो ये डबल किया, ये डबल हुआ, तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा वो। और अगर मान लो मैंने डबल किया रिएक्टेंट को और रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर के बराबर बढ़ रहा है, मतलब 4 टाइम्स हो गया, डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, मतलब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर क्यूब हो रहा है 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो जीरो ऑर्डर मतलब समझ रहे हो ना कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन जो जैसे जा रहा था वैसे ही हुआ, 3 टाइम्स किया तब भी जैसे जा रहा था वैसे ही, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन, इंडिपेंडेंट है, उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्राइम कर देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में नीट, JEE, बोर्ड या कहीं पर भी ले लो, MCQ देखने मिलेंगे तुम्हें। चलो थर्ड पॉइंट क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। किसका यूनिट निकालना है, रेट कांस्टेंट K का यूनिट निकालना है फॉर डिफरेंस ऑर्डर के लिए। समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन होता है ये। K का यूनिट निकालना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट। चलो फॉर्मूला क्या था अपने पास, रेट इज इक्वल टू K इंटू A कांस्टेंट उसका पावर x एंड B पावर y ना। चलो K को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर y। चलो x प्लस वाई मतलब n ना, तो साथ में लिख लो ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन। समझना कैसे लिख रहा हूँ अभी मैं, रेट नीचे कैसे लिखा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर y। शॉर्ट में अगर लिखना है तो बोलो कैसे लिखो, रेट कॉन्सेंट्रेशन और x प्लस वाई ना, और x प्लस वाई क्या होता है, n। ये समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन और n, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई ना यहाँ पर, तो x प्लस वाई किसके बराबर है, n के बराबर है। अब चलो रेट का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो शॉर्ट में अगर एक और स्टेप लिख रहा हूँ वापिस शॉर्ट में देखना, रेट के लिए मोल लीटर इनवर्स मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मोल लीटर इनवर्स मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ना। समझना ये थोड़ा हल्का सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। रेट मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम ना, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, रेट का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन तो है ही ना, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन और पावर n। चलो कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n बाय टाइम। चलो और फॉर्मूला क्या बनेगा, K इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला यूनिट क्या है, मोल लीटर 1 माइनस n, और टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड इनवर्स।
तुम्हें फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली यही याद रखना है। तुम्हें याद क्या रखना है, अल्टीमेट यही फॉर्मूला याद रख लेना है तुम्हें, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट लिखने के लिए डायरेक्ट यही फॉर्मूला। अब समझो अगर मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन की जगह पर 0 और जो यूनिट बन रहा है वो लिखेंगे। उसीलिए मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ लूँ, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या कोई फ्रैक्शन के लिए पूछ लूँ, तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली एन की वैल्यू ही पुट करनी है, समझना ये। तो ये पूरा इक्वेशन डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यही याद रखो, डायरेक्टली यही याद रखना और एन की वैल्यू पुट कर देना। तो ये इक्वेशन सिर्फ डिराइव किया है हमने फाइनली। तो चलो एज एग्जाम्पल, अगर n इज इक्वल टू 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका यूनिट क्या होगा बोलो, रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहा हूँ मैं, के नोट कर दूँ ना नीचे। चलो यहाँ पर क्या होगा, मोल बाय लीटर 1 - 0 सेकंड इनवर्स ना, तो कितना हुआ बोलो, यही यूनिट हुआ जीरो ऑर्डर के लिए। चलो n इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ मैं, K1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलो क्या होगा, तो 1 - 1 ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यूनिट क्या बना इसके लिए, सेकंड इनवर्स। चलो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए खुद फाइंड करना, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, इवन फ्रैक्शन भी पूछ लेना तब भी आना चाहिए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एमसीक्यू से रिलेटेड तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें रेट लो लिखना आना चाहिए, कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्शन के लिए तुम्हें रेट लो लिखना आना चाहिए। आगे जो लिख रहे थे वो क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था, समझना। आगे जो लिखा हमने आगे के लेक्चर में वो रेट ऑफ रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रेट लो लिखना है। रेट लो कैसे लिखोगे, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और उसके ऑर्डर के टर्म्स में लिखना होता है, पावर के। तो सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कंपलसरी तुम्हें, एक तो रेट लो लिखना आ रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो सेकंड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन, वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, तो अगर मान लो ये वैल्यू पता चल गई हमें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आसान होगा अपने लिए। तीसरी चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फॉर्मूला, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या क्या होगा। तो ये तीन चीज़ कंपलसरी समझ लेना, और इसी से रिलेटेड एमसीक्यू और एग्जाम्पल सारे इसी से रिलेटेड है। क्योंकि जो भी मान लो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, उसमें यूनिट कंपलसरी आना है, रेट कांस्टेंट अगर फाइंड करना है तो। इवन बहुत सारे रिएक्शन है ना, बहुत सारे रिएक्शन कौन से ऑर्डर के यूनिट देखकर भी समझ में आ सकता है। तो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फीड कर लेना। ये पूरा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, यूनिट कहाँ से, फॉर्मूला कहाँ से बनाइए। तो डायरेक्टली तुम सिर्फ इतना याद रखना। क्लियर है ये, तो चलो यहाँ तक ये क्लास।